प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन के 91वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ये पीएम मोदी की कनाडा की एक दशक में पहली यात्रा है और वो लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी कैलगरी पहुंचे, जहां वो कनानस्किस में दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अपने साइप्रस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा सहयोग और भारतीय समुदाय से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, कनाडा के दौरे पर आज पीएम मोदी हैं। ये दौरा कितना अहम माना जाए भारत के विकास के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये भारत के विकास के लिए कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसके कई कारण हैं, क्योंकि इस समय जो G7 की समिट हो रही है वो पहले की G7 समिट से थोड़ा सा भिन्न होगी, क्योंकि इस समय जिस तरह के संकट चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ईरान वाला संकट है वो और ज्यादा उसको डिफिकल्ट बना रहा है। तो ऐसे स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुद्दों को लेके कोई बड़े नेताओं से बातचीत होगी, क्योंकि ट्रंप से भी बातचीत होने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। तो ट्रंप पूरे समय रुकेंगे ही नहीं, वो वापस जा रहे हैं। तो ट्रंप की जहां तक मुलाकात का सवाल है, वो कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात, मेक्सिको के और जेलेंस्की की जो यूक्रेन क्राइसिस है, इन 3 से मुलाकात हो सकती है। जो मेक्सिको और कनाडा तो अमेरिका के पड़ोसी हैं, तो पड़ोसियों के रिश्ते आजकल बहुत खराब हो गए हैं। ट्रंप के पहले जिस तरह का एटीट्यूड अडॉप्ट किया, तो उनसे रिश्ते सुधारने के लिए ट्रंप प्रयास करेंगे। भारत का जहां तक सवाल है, विकास की दृष्टि से भारत को कोई बहुत ज्यादा मदद मिलने की संभावना इस रूप में नहीं है कि इस समय G7 है वो कोई संयुक्त कोई वक्तव्य जारी करने की नहीं कर पाएगा। और पहले भी भारत जब भी G7 में गया है, भारत में जो विकास संबंधी मुद्दे होते हैं उनमें तो G7 की जो समिट का संयुक्त वक्तव्य होता है उसका समर्थन करता रहा है। लेकिन वैश्विक जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे यूक्रेन का मुद्दा या इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा, इसमें भारत ने हमेशा दूरी बनाए रखी है। तो अब भी भारत इन मुद्दों पे अपनी कोई स्पष्ट राय नहीं देगा और विकास की दृष्टि से कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं होगा। तो जो ट्रेड का संकट चल रहा है उसको लेके भी कोई बहुत बड़ी भूमिका G7 नहीं निभाएगा। हाँ, एक भारत के लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हो सकता है कि कनाडा और भारत के लंबे समय से जब से ट्रूडो प्रधानमंत्री बने हैं, रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और उन रिश्तों को मेंट करने में, सुधारने में थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है, क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री हैं वो निश्चित रूप से भारत से रिश्ते सुधारना चाहेंगे। लेकिन भारत को जिस तरीके से लेट स्टेज पे बुलाया है, और उससे पहले ब्राजील है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, इन सबको इन्विटेशन भेज दिया था। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि G7 देशों में कनाडा पे भी कोई दबाव था कि भारत को भी बुलाओ। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसी उपलब्धि इसमें नहीं लग रही है, क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत भी ज्यादा नेताओं से नहीं होगी। तो दोनों ही दृष्टियों से जो साइडलाइंस में द्विपक्षीय बातचीत होते हैं उनकी दृष्टि से भी, और जो इसका संयुक्त वक्तव्य होगा G7 का, तो दोनों से ही भारत के विकास को कोई गति मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, एक चीज है
जो ट्रम्प ये चाहता है कि G7 का एक्सपेंशन किया जाए, बढ़ाया जाए। पहले G7 में रशिया को लिया था, फिर 2014 में रशिया को वापस निकाल दिया। अब ट्रम्प फिर कह रहा है कि G7 को बढ़ाया जाए, एक्सपेंड किया जाए, उसमें चाइना, रशिया उनको लिया जाए। तो हो सकता है कि इंडिया का के दृष्टिकोण को देखते हुए और इंडिया की विकास की गति और एक प्रजातांत्रिक समाज देखते हुए भारत को भी उसमें सम्मिलित करने की बातचीत सामने आ जाए। लेकिन वो अभी बातचीत होगी, उस पर कोई निर्णय होने की संभावना नहीं है, क्योंकि G7 जिस तरह का संगठन है वो दुनिया के विकसित देशों का, जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उनका संगठन है। और इस संगठन की उत्पत्ति हुई थी 1975 में, जब शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध के समय के एक तो सैन्य संगठन नेटो है और G7 है, ये जो पूंजीवादी देश हैं उनके ये संगठन थे। दूसरी तरफ जो नॉन अलाइन कंट्री थे, गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन थे, ग्लोबल साउथ के संगठन थे, जैसे G77 है या नॉन अलाइन मूवमेंट था, वो कमजोर हो गए। अभी एग्जिस्ट तो करते हैं दोनों ही, G77 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और विकास की दृष्टि से भूमिका नहीं निभा रहे हैं, और भारत दोनों में ही ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन चीन जैसा देश है, G77 में भी एक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में भारत ये चाहता है कि जो विकसित देश हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बना के भारत को का तकनीकी विकास और आर्थिक विकास में मदद ली जा सके। लेकिन वो देश किसी रूप में भारत के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे, एग्री होंगे, वो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद G7 से नहीं रखनी चाहिए। हाँ, कनाडा और भारत के अगर रिश्ते सुधरते हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज अन्य है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हैं, तो वहां मीटिंग के बाद प्रदर्शन भी हो रहे हैं उसमें, और जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारत से गए हुए लोग हैं और वो अगर प्रदर्शन करते हैं तो कनाडा के समाज में या दूसरे देशों के नेता वहां होंगे, उनके सामने एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि भारत के लोग आके दूसरे देशों में लड़ते हैं एक दूसरे, क्योंकि और भी बड़े नेता हैं, लेकिन करोड़ी जी, वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं। ठीक है करोड़ी जी, ये माना जाए कि क्या किसी विशेष रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी को वहां पर बुलाया गया है? क्योंकि इससे पहले विपक्ष भी लगातार खड़े कर रहा था सवाल कि एंड टाइम पे अभी तक नहीं बुलाया गया है, लेकिन एंड टाइम पे एंड मौके पर कनाडा की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया और इन्वाइट किया गया। तो क्या विशेष रणनीति हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि वहां पर ट्रंप भी पहुंच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ट्रंप बात नहीं करेंगे शायद पीएम मोदी से। ट्रंप पूरे समय रुकेंगे जा रहे हैं ट्रंप तो आज, तो ट्रंप जब पूरे समय रुकेंगे नहीं तो ट्रंप के पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि दोनों नेताओं के बीच में बात हो। जहां तक रणनीति का सवाल है, देखिए भारत एक दुनिया में महत्वपूर्ण देश है, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है। दूसरा, भारत की आर्थिक गति बहुत तेज है, तेज गति से भारत विकास कर रहा है। भारत व्यापार में, विश्व व्यापार में जो सप्लाई चेन है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शायद उन्होंने लेटर स्टेज पे G7 के देशों ने महसूस किया कि भारत जैसे बड़े देश को अगर अलग रखते हैं तो उससे G7 है वो कोई ज्यादा मजबूत नहीं होगा। और जब G7 प्रजातांत्रिक देशों का संगठन है, आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों का संगठन है, तो भारत विकास भी तेज गति से कर रहा है और सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए बुलाना जरूरी है। तो उन्होंने शायद ये बाद में रियलाइज किया, क्योंकि प्रारंभ में कनाडा और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, प्रधानमंत्री को बुलाने को लेके विरोध हो रहा था और वहाँ सहमति भी नहीं बन रही थी, कनाडा में राजनीतिक सहमति। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं, अभी आज तक तो प्रेसिडेंट इटली है, तो हो सकता है कि इटली और जो दूसरे सदस्य हैं उन्होंने सुझाव दिया होगा
कि भारत जैसे देश को पटक रखना ठीक नहीं है, और हमेशा भारत को हम बुलाते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया, भारत हमेशा जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं लग रही है कि भारत को कहीं आइसोलेट करके, कॉर्नर करके या भारत पे कोई दबाव बनाएंगे, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, तेज गति से विकास कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर विश्व के विकास को सही दिशा देनी है तो भारत को बुलाना उचित रहेगा। भारत के जो दृष्टिकोण है उसको सम्मान भी करना चाहिए, सुनना चाहिए, शायद इसीलिए बुलाया है। कोई बहुत बड़ी रणनीति मुझे नहीं लग रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।